हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, दो वर्ड से आया है। बायो विच मीन्स यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस समथिंग। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं एंड द प्रोसेसेस डीलिंग विद, वी स्टडी ऑल दिस इन बायोटेक्नोलॉजी। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमारे दो मेन चीज़ें होती हैं जिन पे ये दीज आर द रूल्स और द बेसिक ऑन विच बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड्स। वन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम डिज़ायर्ड जीन किसी भी होस्ट में ऐड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले। और सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग, जो उन सब प्रोसेसेस से डील करता है जहां हम डीएनए इंसर्ट करने से प्रोडक्ट मेकिंग से उसके स्टोरेज तक का पार्ट करते हैं। ये एनवायरनमेंट बिल्कुल स्टेराइल या कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों को बेस बना के हमारी बायोटेक्नोलॉजी कैरी ऑन होती है। अब ये कंसेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये कहाँ से आया? इसको समझने के लिए पहले हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा देख लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए है हमारे पास और प्लाज्मिड डीएनए है। जो बैक्टीरियल डीएनए है वो बैक्टीरिया के जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, हिल डाई। लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये जो प्लाज्मिड्स हैं अदर देन बैक्टीरियल डीएनए, these are not basically required for replication और survival of this bacteria। ये नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए से एक अलग पार्ट होते हैं। इनके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिससे ये खुद भी मल्टीप्लाई करते हैं या बैक्टीरियल डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और उनके पास कुछ जीन्स होती हैं लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है। दे आर नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस बैक्टीरिया। कई केस में ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट भी करते हैं और सेल रेप्लिकेशन के साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें पता लग गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो प्लाज्मिड है, जो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनलिन कोहेन, जिसमें उनने प्लाज्मिड को एक सेल से दूसरे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर बहुत डिटेल में स्टडी किया था। एंड द सेकेंड साइंटिस्ट इज हर्ब बोयर, जिनने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे काफ़ी काम किया था। तो इन दोनों की कोलैबोरेशन से इनने फर्स्ट टाइम इन अ हिस्ट्री रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जिसमें इनने एक जो डोनर सेल है उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट कर दी विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और सैल्मोनेला टाइफीमीडियम से प्लाज्मिड ले लिया, उसमें से वो पार्ट डिसार्म कर दिया जो डिजीज़ कॉजिंग था, और ये जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है इसमें इंसर्ट कर दे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ई कोलाई में, जो आजकल भी हम काफ़ी एज अ होस्ट यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉन पैथोजेनिक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी उसका डीएनए था वो हमारा कैसे प्रोटीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये फर्स्ट टाइम था इन अ हिस्ट्री जिसमें हमने जीन मैनिपुलेट किया अपने पर्पस के लिए, और हमें एंटीबायोटिक्स हमने प्रोड्यूस कर ली, डिज़ायर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर ली। क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं तो इसलिए इस पार्ट को हम जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व होता है तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमें कोई भी जनरली, जैसे हम कहते हैं कि फूड बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं जिनके यूज़ से हम डिज़ायर्ड खाना बना लें, ऐसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए भी हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंजाइम्स हमें पता है वो प्रोटीन है विच विल हेल्प इन कैरिंग आउट एनी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस विद इन आवर बॉडी। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक फैमिली से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो एंजाइम्स हैं
जो डीएनए पार्ट में एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और जस्ट लाइक अ सीजर दे विल कट द डीएनए दैट पर्टिकुलर पार्ट। न्यूक्लियसेस हमारे दो तरह के होते हैं। वन इज एक्सोन्यूक्लियस, मीन्स वो एंजाइम जो एंड पे कट करते हो डीएनए को, और एंडोन्यूक्लियस जो सेंटर में कट करते हो किसी भी डीएनए को। उन एंडोन्यूक्लियस में भी एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, EcoR1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको ही रिकॉग्नाइज करेगा। जब ये एनकाउंटर करेगा साइट को, तो ये यहाँ G और A के बीच में दोनों साइड से कट कर देगा, एक जिगजैग कट करेगा। और आप यहाँ डीएनए देख सकते हैं कैसे इसका डीएनए जब कट हो गया है तो नीचे कैसे फ्लैंकिंग पार्ट आ रहा है, मीन्स दोनों का डीएनए थोड़ा थोड़ा आगे निकला हुआ है। इस तरह के कट को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे से स्टिक भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया था आर्बन, नाथन्स एंड स्मिथ ने, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज HIND2। HIND2 क्या करता है कि इन द सिमिलर वे इट विल रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर पैलिंड्रोम सीक्वेंस, और उसमें पर्टिकुलर जगह, जैसे यहाँ CG है, CG के बीच में कट लगाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ दोनों डीएनए एग्जैक्टली कट है, कोई फ्लैंकिंग साइड नहीं है। तो इस तरह के हम डीएनए के एंजाइम्स को कहते हैं कि दे आर गिविंग आउट ब्लंट एंड। यहाँ पे हमें ब्लंट एंड मिलते हैं। तो हमने देख लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरह के कट लगाते हैं, स्टिकी एंड ब्लंट। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी है उसमें जनरली हमें ब्लंट एंड चाहिए होते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं बार बार कह रही हूँ पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, वो होती क्या है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस ये हमारी होती है 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की, जिसे हम कहते हैं एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, और इनको ही रिकॉग्नाइज करके हमारा जो डीएनए है वो एंजाइम्स कट करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वर्ड है मलयालम। चाहे मैं इसको लेफ़्ट से राइट पढ़ूँ या राइट से लेफ़्ट पढ़ूँ, इसकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस को यहाँ से पढ़ूँ GTC GAC, और चाहे नीचे से पढ़ती हूँ CTC GAC, तो सेम रीड होता है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ये सिंगल स्ट्रैंड के केस में है। डबल स्ट्रैंड के केस में इसका मीनिंग होता है कि अपर का जो फर्स्ट हाफ है उसको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करेंगे, और नीचे का हाफ पार्ट है, लास्ट हाफ पार्ट, उसे 5 प्राइम से 3 प्राइम हम रीड करेंगे, तो बिल्कुल सेम रीड होगा। इसको कहते हैं पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसी ही साइट्स पे काम करता है और पर्टिकुलर जगह पे रिस्ट्रिक्शन करता है। अब इसके नॉमेनक्लेचर पे अगर हम आते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग में फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, दैट इज नेम ऑफ द जीनस। यहाँ हेमोफिलस है। IN स्टैंड फॉर द स्पीशीज, दैट इज इन्फ्लुएंजा, एंड D2 इज द नेम ऑफ द स्ट्रेन, और उसमें नंबरिंग डाल दी जाती है, फर्स्ट स्ट्रेन या सेकेंड स्ट्रेन है, जो भी आपको स्ट्रेन मिलता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। सो फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वी गिव इट अ पर्टिकुलर नेम, और ये एंजाइम का नाम हमेशा इटैलिक्स में ही लिखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का वर्क है। यहाँ पे हमारा एक वेक्टर डीएनए है, और यहाँ पे हमारा है फॉरेन डीएनए जिसे हमें इंसर्ट करना है। दोनों का आप देखो कि हम सेम एंजाइम से ट्रीट करेंगे, EcoR1। ये बहुत ज़रूरी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि हम सेम एंजाइम से दोनों डीएनए को ट्रीट करें, ताकि हमारे पास सेम फ्लैंकिंग एंड्स मिले, और फिर हम डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करके इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें। अब ये जो हमारा डीएनए है, हम कहते हैं डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट है, जिसको हमें वेक्टर में ऐड करना है। इसको सेपरेट कैसे करें? अब ये हमारा कहते हैं ना, टेबल पे रखा हुआ पेन तो है नहीं, हम उठा लेते हैं और पेन ले लेते हैं। डीएनए सेल के अंदर है,
अगर वो बैक्टीरियल सेल के अंदर है तो बाहर सेल वॉल है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसोजाइम ट्रीट करेंगे, उसे तोड़ेंगे। अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज से ट्रीट करेंगे ताकि सेल वॉल हमारी टूटे, और अगर वो फंगस है तो काइटिनेज से ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसे डिटर्जेंट से ट्रीट किया जाएगा। अब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं तो हम डिटर्जेंट से ही ट्रीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अंदर डीएनए के अलावा प्रोटीन और आरएनए है जिसे हम प्रोटीनेज आरएनए से ट्रीट करेंगे, और डिजायर्ड डीएनए से चिल्ड इथेनॉल से एल्यूट आउट करेंगे। अब हम उस डीएनए पार्ट को जो हमारे पास आया उसे रिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे, और फिर हम जब उसे ट्रीट करते हैं कट हो जाएगा डिफरेंट साइज के में डीएनए मटेरियल, तो फिर जो हमारे पास ये जो मिक्सचर आया है इसको हम यहाँ पे वेल में बोर करेंगे फॉर एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एगेरोस जेल होता है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बफर जैसे TAE ट्रिस एसिडेट EDTA उससे हम बॉयल करते हैं, और फिर ये जो हमारी कास्टिंग ट्रे है इस पर कास्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ये सॉलिडिफाइड हो जाता है तो इसमें विद द हेल्प ऑफ वेल बोरर वेल क्रिएट कर देते हैं। फिर हम अपने सैंपल को इसमें लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट, और इसमें बफर लोड कर देंगे, सेम बफर। एक साइड से हम कैथोड से कनेक्ट करेंगे इसे, एक साइड से एनोड से, एंड विल स्विच ऑन द पावर। तो आपको क्या होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल स्टार्ट मूविंग द पॉजिटिवली चार्ज एनोड। और ये जो आपका एगरोज है ये आपका एक तरह से मैश वर्क है, तो जो हैवी मॉलिक्यूल है वो उस मैश से क्रॉस नहीं हो पाएगा, वो पीछे रह जाता है, और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे आ जाता है मूव करके, क्योंकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो आराम से उस मैश वर्क से ट्रैवल कर जाएंगे। अभी साइड में हमने एक मार्कर भी हम रन करते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट पे स्ट्रैंड्स या बैंड्स देता है, उससे हम कंपेयर करेंगे अपने डिज़ायर्ड डीएनए डाइजेस्ट को, और जिस हमें लेंथ का डीएनए चाहिए उस डीएनए को हम कट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेकिंग। अभी जो डीएनए है ये विजिबल होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाई इथेरियम ब्रोमाइड। इथेरियम ब्रोमाइड डीएनए से बाइंड कर जाता है, और जब हम उसको यूवी लाइट के अगेंस्ट बैंड को देखते हैं तो ऑरेंज कलर के हमें बैंड्स दिखते हैं। तो फॉर द विजिबिलिटी वी यूज़ दिस पर्टिकुलर डाई। अब हमने डीएनए को जो यहाँ से हमने कट आउट कर दिया है और अलग ट्यूब में ले लिया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। अब हमारे पास डीएनए आ गया, अब हमें एक डिज़ायर्ड वेक्टर चाहिए। वेक्टर आप टर्म्स देख सकते हैं जैसे हमने ह्यूमन डिजीज चैप्टर में डिस्कस किया था, लाइक मस्कीटो, फ्लाइज, जो एक जगह से पैथोजन को लेके दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। इन द सिमिलर वे वी यूज़ बैक्टीरियल वेक्टर्स जो दो डिफरेंट होस्ट में टू एंड फ्रो मूव कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, एंड दे आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग, इसलिए हम इसको क्लोनिंग वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब एक वेक्टर के लिए हमें रिक्वायरमेंट, तीन बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वेक्टर होस्ट में जाके मल्टीप्लाई कैसे करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PBR322 सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड क्लोनिंग वेक्टर है। P stand for plasmid, BR for the scientist who discovered them, who made them, Bolivar and Rodriguez, and 322 is the name of the strain। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ओरी, ओरी मीन्स ओरिजिन, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन हमारी स्टार्ट होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है एक वेक्टर के लिए। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है आपका एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासिलिन साइक्लिन रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पार्ट है जो हमें मार्क करने में हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल में। जिन सेल्स में ये प्लाज्मिड जाते हैं वो एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मान लो हमारे पास एक हमने डिज़ायर्ड जीन ऐड किया और उसके साथ हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो जब मैं उसको ऐसी प्लेट में ग्रो करूँगी जिसमें पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है तो जो ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट है वो तो ग्रो करेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जिसमें प्लाज्मिड आया ही नहीं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेंगे।
तो ये सेलेक्ट करने में, मार्किंग करने में हेल्प करता है, इसलिए इन्हें सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है और ये जनरली एंटीबायोटिक्स होते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट्स वो एक पर्टिकुलर साइट्स होते हैं जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करता है। जैसे अभी देख सकते हैं HIND3, BAMH1, PV1, ये अलग अलग जगह पे होते हैं प्लाज्मिड। मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पार्ट है और उसमें BAMH1 है, मैं इस एंजाइम से ट्रीट करके डीएनए को यहाँ इंसर्ट कर देती हूँ, तो हमें क्या होगा कि इस वाली साइट को हम कहेंगे कि दिस इज़ द क्लोनिंग साइट ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए, और ये आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस इनएक्टिवेशन पार्ट से भी हमें पता लग सकता है डिफरेंस बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इसे हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 3 तरह के बैक्टीरिया सेल्स हैं, एक वाइट है, रेड एंड ग्रीन। वाइट वो है जिसमें आपका प्लाज्मिड एंटर ही नहीं किया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। और रेड पार्ट वो है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्लाज्मिड आ तो गया है पर डीएनए इंसर्ट ऐड नहीं हुआ, मीन्स इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इसकी कैपेसिटी है। तीसरा ग्रीन पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म जिसमें डीएनए इंसर्ट हो गया, यानी ये एक पर्टिकुलर किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस अपना खो चुका है। मान लो यहाँ BAMH1 है, BAMH1 में हमने ये ऐड किया डीएनए, तो ये वाली जो कॉलोनीज़ हैं ये BAMH1 के रिस्ट्रिक्शन करने के वजह से टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं करेंगी। अब इसी चीज़ को बेस करके सबसे पहले हम एम्फिसिलिन में इनको ग्रो करते हैं। एम्फिसिलिन में ये तो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड आया ही नहीं था। ये वाला ग्रो करेगा एम्फिसिलिन में भी, टेट्रासाइक्लिन में भी। ये वाला आपका एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा, पर जब टेट्रासाइक्लिन में हम ग्रो करवाएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक वर्ड और यूज़ किया जाता है यहाँ पे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब हम डीएनए इंसर्ट करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक्स में तो वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से एडिशन ऑफ डीएनए इंसर्ट लीड्स टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एनी एंटीबायोटिक, उसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो हमें डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पे प्लाज्मिड है पक, प्लाज्मिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें एक पर्टिकुलर जीन होता है LAGZ जीन, ठीक है। तो मानो हम अपना जीनोमिक डीएनए है और प्लाज्मिड वेक्टर दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं और लाइगेट करते हैं। अगर डीएनए इंसर्ट इस LAGZ जीन में ऐड हुआ तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। और ये भी केस होता है कि प्लाज्मिड है उसमें डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट ना हो। यह तीसरी कंडीशन है जिसमें हमारा प्लाज्मिड इंसर्ट ही नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो अब हम तीनों कॉलोनीज़ को एक मीडिया में ग्रो करेंगे, एक्सगाल मीडियम और एंटीबायोटिक। अब ये एक्सगाल मीडिया जो हमारा है ये हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, दैट मीन्स ये कलर्ड प्रोड्यूस करेगा। अब देखो जिसमें हमारी ग्रोथ प्लाज्मिड आया ही नहीं और एंटीबायोटिक भी हमारी इस प्लेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो हमारा बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही नहीं, नो ग्रोथ आएगी। और जिसमें हमारा इंसर्ट नहीं हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, वो नॉर्मल ब्लू कलर कॉलोनी देगी क्योंकि इसमें LAGZ जीन एक्टिव है, तो एक्सगैल के साथ एक कलर्ड ब्लू कॉलोनीज देगा। पर वो प्लाज्मिड जिसमें डीएनए इंसर्ट हो गया है क्योंकि LAGZ इनएक्टिवेट हो गया, तो वो हमें देगा इस तरह की वाइट कॉलोनीज। तो इस तरह से कॉलोनीज का कलर जो है वो एक तरह से मार्कर का तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम इन साइट्स को सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं, जिससे हमें ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेशन सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि प्लांट्स के वेक्टर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये वो बैक्टीरिया है जिसमें TI प्लाज्मिड होता है। TI प्लाज्मिड मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और वो ट्यूमर भी इंड्यूस करता है स्पेसिफिकली tDNA। ये जब डाइकॉट प्लांट में एंटर करता है तो उसमें ट्यूमरस ग्रोथ करता है विच इज़ अनडिज़ायरेबल। तो हम क्या करेंगे, अपना डिज़ायर्ड डीएनए इस tDNA में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिसार्म्ड हो जाते हैं, इनएफेक्टिव। अब ये ट्यूमर कॉज नहीं करेगा, पर क्योंकि इसकी टेंडेंसी है प्लांट सेल्स में जाके अपने जेनेटिक मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करने की,
तो ये प्लांट सेल में जब जाएगा तो ट्रांसफेक्शन कॉज करेगा। और मान लीजिए हमने जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ जीन हमने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब जो हमारा न्यू प्लांट जनरेट होगा उसमें वो न्यू ट्रेट होंगे, मीन्स उसमें इनबॉर्न ये कैपेसिटी होगी कि वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से या हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट होगा। तो इस तरह से वेक्टर दो डिफरेंट होस्ट में, एक बैक्टीरिया और प्लांट में, दोनों में मल्टीप्लाई करता भी है और हमें बेनिफिट भी देता है। दूसरा है इन केस ऑफ एनिमल्स, जैसे कि मैनी वायरसेस यूज टू अटैक अस। अगर कोई वायरस होस्ट पे अटैक करता है तो आप देखो कि मल्टीपल कॉपीज बन जाती है वायरसेस की। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ वायरल प्लाज्मिड में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वो प्लाज्मिड है जो हम मॉडिफाई करते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी वायरस के पार्ट में अगर हम ऐड करें, उसके डेलिटीरियस पार्ट को जो हमें मतलब नुकसान देता है उस पार्ट को डिलीट करके, और कुछ हमको मान लो इंसुलिन है या किसी मीन्स अगेंस्ट डायबिटिक अगर किसी को इंसुलिन एंजाइम प्रोड्यूस करना है, वो वाला हम डीएनए इंसर्ट यहाँ पे डाल देते हैं और होस्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो होस्ट की बॉडी में नेचुरली जैसे वायरस है मल्टीपल कॉपीज़ करता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट में नेचुरली इंसुलिन हमारा जो एंजाइम है वो सिक्रीट करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे वेक्टर्स को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, वेक्टर हो गया। तीसरी चीज़ है हमें एक होस्ट की ज़रूरत है फॉर मेकिंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सक्सेस। अब यहाँ भी आप देखिए होस्ट में वर्ड यूज़ किया है कॉम्पिटेंट। अब कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है वो हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए जनरली जो होस्ट होता है बैक्टीरिया, उसके बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज और डीएनए में भी नेगेटिव चार्ज, तो ये इंड्यूस कैसे होगा इसके अंदर? तो हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, ताकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये डीएनए अपने पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके यहाँ स्टिक हो जाए। और दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम इस मटेरियल को ट्रीट करते हैं आइस कोल्ड वाटर से, और फिर हमें थोड़ी देर उसे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे और फिर सडनली फिर उसे आइस में रख देंगे। तो ये एक तरह की हीट शॉक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से पोर्स बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारा डिज़ायर प्लाज्मिड अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि होस्ट नहीं था कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट था और वो अपना डीएनए मटेरियल अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट और हीट शॉक देने की वजह से उसने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर लिया अपने अंदर। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन होस्ट कॉम्पिटेंट इज व्हाट वी कॉल कॉम्पिटेंट होस्ट। अब हमारे पास तीनों टूल्स आ चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे कि कैसे हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो पहले स्लाइड्स में मैंने डिस्कस कर लिया था कि कैसे सेल डिटर्जेंट से लाइज करेंगे, उसे प्रोटीज आरएनए से ट्रीट करेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो डेब्रीज है उनको छोड़ देंगे और जो लिक्विड पार्ट है जिसमें डीएनए है उसे चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास विस्कस डीएनए स्ट्रैंड आ जाता है। तो हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट है कटिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये भी हमने पढ़ लिया था कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करेंगे जो एक स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करेगा, कट करेगा, और फिर कैसे हम उस डीएनए को विद द हेल्प ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट आउट कर देंगे, इल्यूट कर देंगे। अब यहाँ एक चीज़ और हमारी नोटवर्ती है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में हमें मिला है, तो हम कैसे उसे एम्पलीफाई करें। एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम टेक्निक पीसीआर, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कैरी म्यूलिस ने सजेस्ट किया था। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट होंगे। डिज़ायर्ड डीएनए सैंपल, जो हमारा डीएनए इंसर्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे ले लेंगे। देन वी ऐड अ प्राइमर। प्राइमर वो होते हैं जो 5 प्राइम एंड से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के, जैसा कि आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा, जहाँ पे 3 प्राइम OH पे हमारे ये जो हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे ये ऐड कर सके। और ये एडिशन का काम करता है पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ हमने टैक पॉलीमरेज यूज़ किया है फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर 90 डिग्री टेम्परेचर भी बियर कर सकता है।
और एक बफर होगा, मिक्सिंग बफर। इन सब को हम मिला के पीसीआर ट्यूब में डाल के इस थर्मल साइक्लर में ऐड कर देंगे, जिसे हम पीसीआर मशीन कहते हैं। अब हम इसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्योंकि इसमें 30 साइकिल्स नॉर्मली चलती हैं और पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करके हम इसे एम्पलीफाई करते हैं, इसलिए इसका ये नाम दिया जाता है। पहली साइकिल को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। पहली साइकिल में पहला पार्ट होता है डीनेचुरेशन, मीन्स 95 डिग्री टेम्परेचर डीएनए स्ट्रैंड को दिया जाएगा, जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट डीनेचर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर है एनिलिंग विच मीन्स बाइंडिंग, ये 55 डिग्री पे होगा, जिसमें प्राइमर कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट से बाइंड कर जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे हमारा इन फ्यूचर अब हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, जो टैग पॉलीमरेज के हेल्प से 72 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हमारी कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए स्ट्रैंड कॉपी हो जाएंगे, जस्ट लाइक इन रेप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए हमें 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड मिली। ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 4 से 8, 8 to 16 हर साइकिल्स में हमारे डीएनए इंक्रीज होते जाएंगे और हमें थोड़े से डीएनए क्वांटिटी से मिलियंस ऑफ कॉपी मिल जाएगी आफ्टर 30 साइकिल, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है इन फ्यूचर किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए। फिर हमारा डिज़ायर्ड डीएनए आ गया, तो उससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया था कि कैसे हम प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम एंजाइम से कट करके विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज क्लब कर देंगे और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में सेम वे कॉम्पिटेंट सेल बनाए जाएंगे और वो अपने आप में प्लाज्मिड इंड्यूस कर देंगे। एट द सेम टाइम हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में या सेलेक्टिव मीडियम में सेलेक्ट कर लेंगे और जो डिज़ायर्ड हमारी बैक्टीरिया कॉलोनीज़ हैं इसमें आई हैं, उनको हम पिकअप कर लेंगे। सिक्स्थ पार्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स। अब जो ये हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, उससे हमें डिज़ायर्ड अपना प्रोडक्ट, मान लो हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए, यहाँ पे हमने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को इंड्यूस किया तो मेरे को एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक चाहिए, तो उसको ऑब्टेन हम लार्जर स्केल पे कैसे करें। इसके लिए हमें देखो ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाउ डीएनए कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट in the form of RNA by transcription and finally to protein with the help of translation। यानी हमने जो भी डीएनए इंसर्ट किया उसका प्रोडक्ट हमें प्रोटीन के फॉर्म में ही मिलना है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड किया, सेल को ट्रांसफेक्ट किया, डिजायर्ड कॉलोनीज प्रोपगेट की, फिर हम उस सेल को लाइज करेंगे, तोड़ देंगे और डिजायर्ड प्रोटीन को प्योरीफाई करेंगे। इस तरह से हम प्रोडक्ट, मतलब बेसिक आपको एक रफ स्केच देते हैं कि इस तरह से हम बनाते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन एज इट इज़ जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं, स्टेप्स में हम कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ट्रांसफेक्ट किया सेल उसको हमने सेलेक्ट किया, फ्रॉम दैट डिज़ायर्ड अगार मीडियम बैक्टीरिया कॉलोनीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम उनको डिज़ायर्ड मीडियम में ग्रो करवाएंगे और जब वो ग्रो कर रहे होंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं लैब स्केल पे ये काम होता है कि यहाँ से हमारा स्टेराइल मीडिया आ रहा है इसमें और यहाँ से हमारे बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर रहे हैं। जब ये लॉग फेज, एक्टिवली ग्रोइंग फेज में, तो यहाँ सैम्पलिंग आउटलेट से हम इनको निकाल लेते हैं, ले लेते हैं और फिर हम बड़े स्केल पे, दैट इज़ बायोरिएक्टर, बड़े स्केल पे इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। बायोरिएक्टर एक तरह का, इस तरह का बड़े स्केल पे आपका रिएक्शन टैंक है। यहाँ से हमने मीडिया विद कल्चर इन लॉग फेज ऐड किया, यहाँ से हमारी एयर ऐड होती रहेगी बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ। सेंसर्स हैं जो पीएच है और टेम्परेचर उनको चेक करेंगे। एजिटेटर है जो रेगुलरली मूव करके माइक्रोबियल सेल्स को मीडिया से इंट्रैक्ट करेगा और ताकि हमारे सेल्स नीचे बैठे ना, तो एजिटेशन करता रहेगा। थर्मल जैकेट एक कूलिंग वाटर इसमें रोटेट करता रहेगा ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि बैक्टीरिया फिर उसमें ग्रो नहीं करते। और फाइनली हमारा एफ्लुएंट जो अच्छे ग्रोथ के बाद यहाँ से हम रिमूव करते रहेंगे, जिसमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट होगा। इस बायोरिएक्टर का एक मॉडिफाइड फॉर्म और है जो कि हमारा स्पार्स स्टियर्ड। इसमें बस एक एडिशनल चीज़ और होती है, नीचे इस तरह का स्पार्चर होता है जिससे बहुत रेगुलरली ऑक्सीजन बबल्स निकल रहे होते हैं।
एक तो ऑक्सीजन बबल्स सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द माइक्रोब टू इंटरेक्ट विद द डिजायर्ड न्यूट्रिएंट मीडिया, और दूसरा दे प्रोवाइड द ऑक्सीजन गैस फॉर देयर ग्रोथ। तो ये दो तरह के हमारे बायो रिएक्टर्स हैं जिसमें हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मीन्स प्योरीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक का स्टेप तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, कैसे हम लार्ज स्केल पे पहले लैब स्केल में प्रोड्यूस करेंगे, फिर इनोकुलम प्रिपेयर करके लॉग कल्चर में, और फिर बायोरिएक्टर में प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इस मैटर को सेंट्रीफ्यूज करके फिल्टर कर देंगे ताकि सेल हमें मिल सके, और फिर उसे लिक्विड से या प्रेसिपिटेशन से एक्सट्रैक्ट करके क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करेंगे हर एक कंपोनेंट को। इफ़ वायरस इज़ प्रेजेंट देयर, वायरस से इनएक्टिवेशन करेंगे और उसको फिल्टर्ड आउट कर देंगे, और फाइनली हमारे पास मिलेगा डिज़ायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट जिसमें बफर, सॉल्ट, प्रोटेक्टेंट ऐड करेंगे ताकि ख़राब ना हो सके, उसे लो टेम्परेचर पे लाइफलाइज्ड कर देंगे और उसे भेजेंगे क्वालिटी कंट्रोल लैब में चेकिंग के लिए कि कोई कंटेमिनेशन या अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है। अगर वो क्वालिटी सर्टिफाइड है तो उसे पैकेजिंग करेंगे एंड देन विल सेंड देम टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट।